लेक्चर 23 नैतिकता का सार भाग 11 स्वार्थवाद, अंबेडकरवाद और स्त्री विमर्शसा। जब समाज में दोनों वर्गों अनुसूचित जाति और महिलाओं की समस्याएं समान थीं, तब भी अनुसूचित जाति की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो गया, जबकि महिलाओं की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण वर्गीय चेतना और संगठित प्रतिरोध का अंतर है। शूद्र, अंबेडकरवाद और स्वार्थवादी चेतना। डॉक्टर अंबेडकर ने शोषण के विरुद्ध वर्गीय चेतना को जन्म दिया, जिससे संगठित प्रतिरोध और अधिकारों की मांग तेज हुई। ये चेतना शूद्रों के उत्थान के लिए तो सहायक बनी, लेकिन ये स्वार्थवाद का भी एक रूप थी, जो न केवल अन्य वंचित वर्गों बल्कि स्वयं शूद्रों के व्यापक हित में भी हमेशा अनुकूल नहीं रही। अंबेडकरवाद ने शोषण के विरुद्ध आक्रोश, वर्गीय एकता और राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया। इससे लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में वोट बैंक की राजनीति उभरने लगी और आज 17 से 18% दलित वोट बैंक एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, जिसने दलित पॉलिटिक्स, दलित यूनाइट बैंक और पहचान की राजनीति को मजबूती दी। महिला प्रश्न और वर्गीय चेतना का अभाव। इसके विपरीत महिलाओं में न तो पुरुषों के प्रति कोई संगठित आक्रोश विकसित हुआ, न ही उन्होंने परंपरागत धर्म, संस्कृति और पितृसत्ता के नियमों को खुलकर चुनौती दी। वे आज भी उन्हीं व्यवस्थाओं का पालन कर रही हैं जो उनके शोषण को बनाए रखती हैं। महिलाओं के संघर्ष की सबसे बड़ी बाधा ये है कि उनमें स्वार्थवादी नैतिकता विकसित नहीं हो सकी। वे वर्गीय चेतना और प्रतिरोध का हिस्सा नहीं बन पाई। उनके भीतर अपने अधिकारों की समझ और जागरूकता की कमी रही। वे संगठित वोट बैंक और पहचान की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकीं। इन्हीं कारणों से महिलाएं अपने शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष करने में असमर्थ रही हैं और यही कारण है कि उनकी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। स्वार्थवाद और वर्गीय चेतना। स्वार्थवाद एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें वर्गीय चेतना और वर्गीय प्रतिरोध के माध्यम से शोषण के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध खड़ा किया जाता है। ये प्रक्रिया पहचान की राजनीति, वोट बैंक और राजनीतिक दबाव के जरिए अपने पक्ष में कानून बनाने की ताकत प्राप्त करती है। इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के स्थान पर स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। स्वार्थवाद और सामाजिक परिवर्तन। हाँ, वर्गीय चेतना, शोषित वर्गों में अपने अधिकारों की समझ और संगठित होने की प्रवृत्ति। वर्गीय प्रतिरोध, सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष, जिससे सामाजिक आर्थिक बदलाव संभव हो। राजनीतिक दबाव, वोट बैंक और पहचान की राजनीति के जरिए राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए बाध्य करना। कार्ल मार्क्स और अंबेडकर का दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर बल दिया, जिसमें सर्वहारा श्रमिक वर्ग के शोषण को समाप्त करने की रणनीति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति आधारित शोषण को पहचानकर दलितों में वर्गीय चेतना विकसित की और एक संगठित राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। स्वार्थवादी चेतना सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का आधार बन सकती है यदि इसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। जब कोई वर्ग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करता है, तो वो राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बदलाव की ताकत हासिल कर सकता है। स्वार्थवाद की आलोचना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाँ, स्वार्थवाद की आलोचना मनोवैज्ञानिक आधार पर की जा सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से ही नैतिक स्वार्थवाद का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद ये मानता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी प्राणी है और उसकी सभी क्रियाएं व्यक्तिगत हित से प्रेरित होती हैं। इसी से नैतिक स्वार्थवाद जन्म लेता है, जो ये तर्क देता है कि केवल वही कार्य नैतिक हैं जिनसे व्यक्ति का स्वयं का हित पूरा होता है। इस दृष्टिकोण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये नैतिक मूल्यों और परोपकार की भावना को नकार देता है और समाज में सामूहिक कल्याण की बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है। स्वार्थवाद का खंडन। हाँ, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विश्लेषण स्वार्थवाद का खंडन करने के लिए सबसे पहले उसके मूल आधार वाक्य को खंडित करना आवश्यक है। आधार वाक्य और निष्कर्ष। आधार वाक्य, सभी मनुष्य मरणशील हैं। निष्कर्ष, शरीराम मरणशील है। आधार वाक्य, सभी मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी हैं। सपफन निष्कर्ष, मनुष्य को केवल स्वहित की पूर्ति के लिए ही कार्य करना चाहिए।
नैतिक स्वार्थवाद का सिद्धांत। यदि इस आधार वाक्य का खंडन हो जाए तो इससे निर्मित निष्कर्ष भी गलत सिद्ध हो जाएगा। अतः स्वार्थवाद का खंडन करने का पहला तर्क ये होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का सही नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद बनाम मनोवैज्ञानिक सुखवाद। स्वार्थवाद ये मानता है कि सभी मनुष्य स्वार्थी होते हैं, लेकिन ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। इसके स्थान पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। मनुष्य सुख व भाव से स्वार्थी नहीं, बल्कि सुख की आकांक्षा रखने वाला प्राणी है। अधिकांश मनुष्य जब स्वार्थ और सुख के बीच टकराव होता है तो सुख को चुनते हैं। अतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद अधिक प्रभावी सिद्धांत है। नैतिक स्वार्थवाद बनाम नैतिक सुखवाद। यदि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद गलत है तो नैतिक स्वार्थवाद भी गलत होगा। यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सही है तो नैतिक सुखवाद भी सही होगा। स्वार्थवाद ही नैतिकता को सही ठहराने के लिए मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का सही होना आवश्यक है। लेकिन चूंकि मनुष्य सुख की आकांक्षा रखने वाला प्राणी है और स्वार्थ से अधिक सुख को प्राथमिकता देता है, इसलिए स्वार्थवाद की नैतिकता गलत साबित होती है। इसके स्थान पर सुखवाद की नैतिकता अधिक प्रभावी है। भाग 1। सुखवाद की अवधारणा। सुखवाद क्या है? सुख की परिभाषा और स्वरूप। सुखवाद के विभिन्न प्रकार। सुखवाद के समर्थन में प्रमुख तर्क। भाग 2। सुखवाद का अनुप्रयोग। व्यक्तिगत जीवन में सुखवाद और मनुष्य की भलाई। संस्थाओं के विकास में सुखवाद की भूमिका। वैश्विक स्तर पर सुखवाद और समाज की बेहतरी। भाग 3। सुखवाद की आलोचना। सुखवाद की सीमाएं और संभावित नकारात्मक प्रभाव। दार्शनिक और नैतिक आलोचनाएं। आधुनिक संदर्भ में सुखवाद की प्रासंगिकता। भाग। सुख क्या है? सुख वो अनुभूति है जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी इच्छाओं की तृप्ति से उत्पन्न होती है। ज्ञातव्य है कि ये इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला अनुभव है। सुखवाद क्या है? सुखवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार सुख ही जीवन का परम उद्देश्य और सर्वोच्च मूल्य है। ये सिद्धांत मानता है कि सभी नैतिक और सामाजिक निर्णयों का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति या समाज के सुख की प्राप्ति होना चाहिए। सुखवाद के विभिन्न रूपों में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख को प्राथमिकता दी जाती है। इच्छाएं और सुखा। मनुष्य की इच्छाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक और मानसिक। इन इच्छाओं की तृप्ति से ही सुख की अनुभूति होती है। शारीरिक इच्छाएं और सुखा। शारीरिक इच्छाएं हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। आँखें, सुंदर दृश्य देखने की इच्छा। कान, मधुर ध्वनियाँ सुनने की इच्छा। जिह्वा, स्वादिष्ट भोजन का अनुभव करने की इच्छा। त्वचा, स्पर्श से आनंद प्राप्त करने की इच्छा। नाक, सुगंधित वातावरण का अनुभव करने की इच्छा। जब इन इंद्रियों से जुड़ी इच्छाओं की पूर्ति उपभोग के माँ से होद्यमती है तो जो अनुभूति होती है उसे शारीरिक सुख कहा जाता है। उदाहरण के लिए, स्वादिष्ट भोजन खाना, सुंदर वस्त्र खनना या सुगंधित वातावरण में रहना शारीरिक सुख प्रदान करता है। मानसिक इच्छाएं और सुख। मानसिक इच्छाएं हमारे चेतना के विकास और परिष्कार से जुड़ी होती हैं। ये इच्छाएं व्यक्ति की बौद्धिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक अभिरुचियों से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, साहित्य, कला और संगीत का आनंद लेना, ज्ञान विज्ञान और बौद्धिक चर्चाओं में रुचि रखना, किसी नए विचार या रचनात्मक कार्य से संतोष प्राप्त करना। जब ये इच्छाएं पूरी होती हैं तो व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त होता है जो गहरे आत्मसंतोष और आनंद का अनुभव कराता है। सुखवाद क्या है? सुखवाद एक परिणाम सापेक्षतावादी नैतिक सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि नैतिकता का मूल आधार सुख की प्राप्ति और दुख की न्यूनता है। यह सिद्धांत मानता है कि कोई भी कार्य, निर्णय, नीति या कानून तभी नैतिक माना जाएगा जब उसका परिणाम सुखदायक हो और वो दुख को कम करने में सहायक हो। सुखवाद का मूल सिद्धांत नैतिकता। अच्छा परिणाम अच्छा या वह परिणाम जो अधिकतम सुख उत्पन्न करे और दुख को कम करे। सुखवाद के अनुसार
किसी भी नैतिक निर्णय की सही गलत की कसौटी ठीक ये होती है कि उसका परिणाम व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर सुखदायक है या नहीं। सुख और सुखवाद को नैतिक क्यों माना जाए? सुखवाद के नैतिकता का आधार विभिन्न तर्कों के आधार पर दिया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं मनोवैज्ञानिक आधार। मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज करता है और दुख से बचना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्म, चाहे वे व्यक्तिगत हों या सामाजिक, अंततः सुख प्राप्त करने की दिशा में होते हैं। चूंकि सुख सभी के लिए वांछनीय है, इसे नैतिकता का आधार माना जा सकता है। प्रकृति की संप्रभुता के आधार पर प्राकृतिक रूप से हर जीव सुख की ओर आकर्षित होता है और दुख से बचने का प्रयास करता है। सुख की अनुभूति प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है, इसलिए इसे नैतिक मानना तर्कसंगत है। प्रकृति के इस नियम को स्वीकार करना सुखवाद को नैतिकता से जोड़ता है। मानव स्वभाव और तत्वमीमांसा के आधार पर तत्वमीमांसा और दर्शन के अनुसार मानव का मूल स्वभाव सुख प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। सभी समाजों में नैतिकता की परिभाषा इस आधार पर बनी है कि वो व्यक्ति और समाज के सुख को बढ़ाए और पीड़ा को कम करें। इस दृष्टि से सुख और सुखवाद को नैतिक मानना उचित ठहरता है। मनोवैज्ञानिक तर्क और सुखवाद, नैतिकता और मनोवैज्ञानिक आधार। इस तर्क के अनुसार नैतिकता का आधार किसी तथ्य है पर होना चाहिए और नैतिक सिद्धांत चाहिए का निर्माण भी इन्हीं तथ्यों से किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि नैतिकता के आदर्श सिद्धांतों को वास्तविक, वैज्ञानिक और वर्णनात्मक तथ्यों से विकसित किया जाना चाहिए। है से चाहिए का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे नैतिकता वास्तविकता से जुड़ी हो। इस तथ्यात्मक आधार को मनोविज्ञान से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानव व्यवहार और इच्छाओं का अध्ययन करता है। इसलिए मनोविज्ञान नैतिकता का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर सुखवाद। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है। सुख ही एकमात्र वांछनीय वस्तु है जिसे मनोविज्ञान स्वीकार करता है। इस आधार पर नैतिक सिद्धांतों का निर्माण सुख को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। नैतिक सुखवाद का सिद्धांत। चूंकि मनुष्य का स्वभाव सुख की प्राप्ति और दुख की न्यूनता की ओर उन्मुख है, इसलिए नैतिकता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुख बढ़ाने और दुख को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समाज और नीति निर्माण में ऐसे नियम अपनाए जाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक तर्क ये स्थापित करता है कि सुखवाद न केवल एक नैतिक सिद्धांत है, बल्कि ये मानव स्वभाव और व्यवहार के अनुरूप भी है। प्रकृति की संप्रभुता के आधार पर सुखवाद। बेथम के अनुसार नैतिकता का संपूर्ण आधार प्राकृतिक विधियों से लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही संप्रभु शक्ति है। इसके द्वारा बनाए गए नियम सभी राज्यों और समाजों पर समान रूप से लागू होते हैं। प्राकृतिक विधियों का प्रभाव। प्रकृति मनुष्यों को सुख और दुख के माध्यम से ये संकेत देती है कि क्या उसके नियमों के अनुरूप है और क्या नहीं। यदि कोई कार्य प्राकृतिक विधियों से संगत है तो वो सुख प्रदान करेगा। यदि कोई कार्य प्राकृतिक विधियों से असंगत है तो वो दुख उत्पन्न करेगा। सुख और दुख संप्रभु शक्तियाँ। प्रकृति ने मनुष्यों को दो संप्रभु शक्तियों के नियंत्रण में रखा है, सुख और दुख। मनुष्य इन्हीं शक्तियों के प्रभाव में अपने निर्णय और कार्य करता है। नैतिकता का निर्धारण। चूंकि सुख और दुख प्राकृतिक शक्तियां हैं और इन्हीं के आधार पर मनुष्यों का व्यवहार नियंत्रित होता है, इसलिए मानवीय नैतिकता का आधार भी इन्हीं पर होना चाहिए। नैतिक सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो सुख को बढ़ाए और दुख को कम करें। समाज में ऐसे नियम लागू होने चाहिए जो प्राकृतिक विधियों के अनुरूप हों। इस प्रकार प्राकृतिक संप्रभुता का तर्क ये सिद्ध करता है कि सुखवाद ही सही नैतिकता का आधार है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों से संगत है। सुखवाद के प्रकार। सुखवाद को मुख्य रूप से दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया है। स्थूल सुखवाद, बेंथम। ये सिद्धांत जेरेमी बेंथम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये माना जाता है कि सुख मात्रात्मक होता है, न कि गुणात्मक। सुख में केवल मात्रा, क्वांटिटी का अंतर होता है,
गुणवत्ता क्वालिटी का नहीं। शारीरिक और मानसिक सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता, बल्कि केवल उनकी मात्रा में अंतर हो सकता है। कोई भी सुख यदि अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। परिष्कृत सुखवाद, J.S. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेथम के स्थूल सुखवाद को संशोधित किया और ये तर्क दिया कि सुख न केवल मात्रात्मक होता है, बल्कि गुणात्मक भी होता है। सुख में मात्रा, क्वांटिटी, और गुणवत्ता, क्वालिटी, दोनों का अंतर होता है। मानसिक सुख गुणवत्ता में शारीरिक सुखों से बेहतर होते हैं। कुछ उच्च स्तर के मानसिक और बौद्धिक सुख होते हैं जो मात्रात्मक रूप से अधिक न होकर भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। बेंथम का सुखवाद मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव था, जबकि मिल का सुखवाद गुणात्मक, क्वालिटेटिव। इस प्रकार सुखवाद की विभिन्न धाराएं इस पर आधारित हैं कि वे सुख को किस दृष्टिकोण से परिभाषित करती हैं। सुख और सुखवाद। सुख क्या है? सुख वो मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति संतोष, आनंद और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। ये भौतिक, मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलित जीवन जीने से प्राप्त होता है। सुखवाद क्या है? सुखवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो ये मानती है कि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य और सर्वोच्च मूल्य है। नैतिक सुखवाद ये मानता है कि नैतिकता का आधार सुख प्राप्त करना है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये मानता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से केवल सुख ही खोज करता है। सामाजिक सुखवाद ये समाज के सामूहिक सुख को प्राथमिकता देता है। नकारात्मक सुखवाद ये दुख से बचने को सुख का आधार मानता है। सुखवाद का अनुप्रयोग व्यक्तिगत भलाई में। सुखवाद व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दुनिया की बेहतरी में, समाज कल्याण, वैज्ञानिक उन्नति और नैतिकता को बढ़ावा देने में सुखवाद की भूमिका होती है। नैतिक प्रेरणा का स्रोत। ये प्रश्न उठता है, मैं नैतिक क्यों बनूं? सुखवाद इसका उत्तर देता है कि नैतिकता ही दीर्घकालिक सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। सुखवाद की आलोचना। संस्थागत आलोचना। कई दार्शनिक और सामाजिक संस्थाएं सुखवाद को आत्मकेंद्रित और अल्पकालिक सोच मानती हैं। नैतिक आलोचना। ये तर्क दिया जाता है कि केवल सुख को आधार मानने से व्यक्ति स्वार्थी बन सकता है और दीर्घकालिक नैतिकता को नुकसान पहुंच सकता है। सुखवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो मानव जीवन के मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति पर केंद्रित है। हालांकि इसे नैतिकता और समाज की बेहतरी के संतुलन में रखकर अपनाना आवश्यक है ताकि ये व्यक्ति और समाज दोनों के हित में कार्य करें। सुखवाद के प्रकार। स्थूल सुखवाद। इस विचारधारा के अनुसार सभी प्रकार के सुख केवल मात्रा में भिन्न होते हैं, उनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता। जेरेमी बेंथम। सुख केवल मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं, न कि गुणात्मक रूप से। उनके अनुसार पुष्पिन एक साधारण खेल और कविता से मिलने वाला सुख एक ही कोटि का है। 0 अर्थात कोई भी सुख महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्रोत से मिले। परिष्कृत सुखवाद। ये विचारधारा मानती है कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने सुख के गुणात्मक भेद को महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार असंतुष्ट मनुष्य संतुष्ट सूअर से श्रेष्ठ है। इसी तरह असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ है, अर्थात उच्च कोटि के बौद्धिक और नैतिक सुख निम्न कोटि के इंद्रिय सुखों से बेहतर होते हैं। सुखवाद के इन दो प्रवाहों से दो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। स्थूल सुखवाद। बेंथम के संदर्भ में, यदि जेरेमी बेंथम ये मानते हैं कि सुखों में मात्रात्मक अधिक या कम अंतर होता है, न कि गुणात्मक हीन या श्रेष्ठ भेद, तो उन्होंने सुखों की मात्रा की गणना किस आधार पर की? परिष्कृत सुखवाद। मिल के संदर्भ में, जॉन स्टुअर्ट मिल सुखों में गुणात्मक भेद को किस आधार पर स्वीकार करते हैं? वो किस तर्क के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मानसिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है? स्थूल सुखवाद। बेंथम के संदर्भ में, सुखों की मात्रा की गणना कैसे होगी? इस प्रश्न के उत्तर में
जेरमी बेथम ने सुखवादी कलन हिडोनिस्टिक कैलकुलस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सुख की मात्रा को मापने के लिए 7 प्रमुख आधार होते हैं। दीर्घता, ड्यूरेशन, सुख कितने समय तक रहता है। ध्रुवता, सर्टेनिटी, सुख प्राप्त होने की कितनी निश्चितता है। फलदायकता, सेकेंडिटी, क्या यह सुख भविष्य में और अधिक सुख उत्पन्न करेगा। व्यापकता, एक्सटेंट, कितने लोगों को यह सुख मिलेगा। सांद्रता, इंटेंसिटी, सुख की तीव्रता कितनी है। शुद्धता, प्यूरिटी, क्या यह सुख किसी दुख से मुक्त है। द्रुतता, प्रोपिंक्विटी, सुख कितनी शीघ्रता से प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति को सुख उत्पन्न करने वाले 2 कार्यों में से एक को चुनना हो तो उन कार्यों के सुख को इन 7 पैमानों पर मापा जाएगा। जिस विकल्प का कुल सुख स्कोर अधिक होगा वो अधिक मात्रा वाला सुख माना जाएगा और उसी को चुना जाना चाहिए। उदाहरण, हाँ, मान लें कि कोई व्यक्ति 2 विकल्पों में से एक को चुनने की स्थिति में है। विकल्प सुख दुख क्या है। क्या सदैवित सुख और संतुलित 2। इस गणना के अनुसार बी विकल्प में अधिक मात्रा में सुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसे चुना जाना चाहिए। इस प्रकार बीथम ने सुखों की मात्रात्मक गणना का एक व्यवस्थित उत्तर प्रदान किया। परिष्कृत सुखवाद मिल के संदर्भ में अब ये देखना आवश्यक है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुखों में गुणवत्ता के अंतर को किस आधार पर स्वीकार किया और किस कारण से उन्होंने मानसिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ बताया। मिल के 3 प्रमुख आधार, योग्य न्यायाधीश का निर्णय, कॉम्पिटेंट जज टेस्ट, समावेशन इंक्लूसिवनेस, संपोषणीयता, टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। योग्य न्यायाधीश का तर्क, मिल के अनुसार जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव कर चुका होता है वो हमेशा मानसिक सुखों को प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए महान विचारकों और समाज सुधारकों गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले और सरदार पटेल ने मानसिक और बौद्धिक सुखों को अधिक महत्वपूर्ण माना। मिल इस तर्क को एक प्रसिद्ध उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। संतुष्ट सुअर बनाम असंतुष्ट सुकरात। एक संतुष्ट सुअर केवल शारीरिक सुखों का अनुभव करता है, लेकिन उसकी चेतना सीमित होती है। दूसरी ओर एक असंतुष्ट सुकरात मानसिक सुखों को महत्व देता है, भले ही उसे कभी-कभी पीड़ा भी सहनी पड़े। इसलिए एक असंतुष्ट बुद्धिजीवी होना शारीरिक सुखों में डूबे संतुष्ट व्यक्ति से बेहतर है। संपोषणीयता आधार संबंध है। टिकाऊपन का तर्क, मिल के अनुसार मानसिक सुख शारीरिक सुखों की तुलना में अधिक स्थायी और टिकाऊ होते हैं। कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन जैसे मानसिक गतिविधियों से प्राप्त सुख दीर्घकालिक होते हैं। उदाहरण के लिए संगीत सुनने से प्राप्त मानसिक सुख खाने पीने से मिलने वाले क्षणिक शारीरिक सुखों की तुलना में अधिक टिकाऊ और गहरे होते हैं। मिल ने इन 3 बिंदुओं के आधार पर यह सिद्ध किया कि मानसिक सुख केवल मात्रात्मक रूप से ही नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से भी शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। समावेशन का तर्क, मानसिक सुख अधिक व्यापक और समावेशी होते हैं क्योंकि वे केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहते बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देते हैं। मिल के अनुसार मानसिक सुखों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे सभी के लिए उपलब्ध होते हैं और उन्हें साझा किया जा सकता है। मार्गदर्शक सुख, हायर प्लेजर्स, मानसिक सुखों का अनुभव सभी लोग कर सकते हैं, जबकि शारीरिक सुख व्यक्तिगत होते हैं और उनमें साझेदारी की संभावना कम होती है। साझेदारी, शेयरिंग, शारीरिक सुखों में दूसरों के साथ बांटना कठिन होता है, जबकि कला, साहित्य, संगीत और ज्ञान जैसे मानसिक सुखों को कई लोग एक साथ साझा कर सकते हैं। इस प्रकार मानसिक सुखों की समावेशिता और साझेदारी की क्षमता उन्हें शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ बनाती है। लेक्चर 26 स्वार्थवाद भाग 0 था। सुखवाद के अनुप्रयोग हम मानव संदर्भ संख्या संदर्भ वैश्विक संदर्भ सुखवाद के अनुप्रयोग मानव संदर्भ में संख्या संदर्भ में वैश्विक संदर्भ में मानव के संदर्भ में सुखवाद की नैतिकता से उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रश्न।
सुखवादी नैतिकता से मानव का नैतिक विकास कैसे होगा, अर्थात सुखवाद अपनाने पर करुणा, दया, ईमानदारी जैसे मूल्य कैसे विकसित होंगे। सुखवादी नैतिकता से मानव का सर्वांगीण कल्याण कैसे संभव है। मानव इस नैतिकता के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। संस्था के संदर्भ में सुखवाद की नैतिकता से उठने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सुखवादी नैतिकता से संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। इससे संस्था की सेवा गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा। वैश्विक संदर्भ में सुखवाद की नैतिकता से उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रश्न। सुखवादी नैतिकता के माध्यम से पर्यावरणीय संकट का समाधान कैसे संभव है। ये लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा को रोकने में कैसे सहायक होगी। मानव का सर्वांगीण कल्याण नैतिक विकास और चरित्र की बेहतरी से संभव है, जो जीवन की दुविधाओं के समाधान में सहायक होता है। परिष्कृत सुखवाद के अनुसार मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानसिक सुखों को अधिक महत्व देना चाहिए। मानसिक सुख और चेतना का परिष्कार। मानसिक सुख के लिए चेतना का परिष्कार आवश्यक। मानसिक सुख का अनुभव करने के लिए चेतना का विकास जरूरी है। शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए क्रय शक्ति बढ़ानी होगी। मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए चेतना का विकास करना होगा। चेतना के परिष्कार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ बौद्धिकता का विकास विचारशीलता और ज्ञान की गहराई बढ़ाने के लिए जरूरी है। उदाहरण न्यूटन, आइंस्टीन, दार्शनिक, कुप्तन दार्शनिक विचारकों की चेतना। संवेदनशीलता का विकास करुणा और दया जैसी नैतिक भावनाओं को मजबूत करता है। उदाहरण बुद्ध, गांधी, अंबेडकर की चेतना। मानसिक सुख की दिशा में चेतना का क्रमिक विकास। चेतना का परिष्कार जीवन में सुखों की विविधता, प्रगाढ़ संबंध, बौद्धिकता एवं संवेदनशीलता का विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का विकास, चरित्र उत्कृष्ट मनुष्य श्रेष्ठ। इस प्रकार मानसिक सुख केवल एक भाव नहीं बल्कि बौद्धिक और नैतिक उन्नति का परिणाम है, जो चेतना के निरंतर परिष्कार से प्राप्त होता है। मानसिक सुख और नैतिकता का विकास सा मानसिक सुख और चेतना का विकास सा मानसिक सुख चेतना के विकास से जुड़ा होता है। इसका सीधा संबंध संवेदनशीलता, सामाजिकता और बौद्धिकता के विकास से है। मानसिक सुखों की समावेशिता और हितों में सामंजस्य। मानसिक सुख स्वाभाविक रूप से समावेशी होते हैं, यानी मेरे सुख से दूसरों के सुख में बाधा नहीं आती। उदाहरण, यदि मैं संगीत सुनकर सुख प्राप्त करता हूँ, तो ये दूसरों को भी संगीत से आनंद लेने से नहीं रोकता। इसलिए मानसिक सुखों को वरीयता देने से हितों का टकराव कम होता है। मानसिक सुखों को प्राथमिकता देने के प्रभाव। जब व्यक्ति मानसिक सुखों को अधिक महत्व देता है, तो शारीरिक सुखों की महत्ता द्वितीयक हो जाती है। इससे शारीरिक सुखों की अनंत इच्छाएं सीमित हो जाती हैं और व्यक्ति धन, संपत्ति और भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागता। नैतिकता और मानसिक सुख का संबंध। जब व्यक्ति शारीरिक सुखों की लालसा से मुक्त हो जाता है, तो वो लालची और स्वार्थी नहीं बनता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नैतिकता, करुणा और सहानुभूति विकसित होती है। मानसिक सुखों को प्राथमिकता देने से व्यक्ति की चेतना का विकास होता है, जिससे वो अधिक संवेदनशील, सामाजिक और बौद्धिक बनता है। ये नैतिकता को मजबूती देता है और उसे भौतिक लालसा से मुक्त करके एक संतुलित और सार्थक जीवन की ओर प्रेरित करता है। सर्वांगीण कल्याण के आयाम। सर्वांगीण कल्याण से मनुष्य का बहुआयामी विकास होता है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर समृद्धि और संतुलन शामिल। भौतिक कल्याण, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। सामाजिक कल्याण, समाज में समरसता, परस्पर सहयोग और सकारात्मक संबंधों की स्थापना। नैतिक कल्याण, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और सगुणों का विकास। संवेगात्मक कल्याण, मानसिक शांति, आत्मसंतोष और भावनात्मक संतुलन। बौद्धिक कल्याण, ज्ञान, विचारशीलता और रचनात्मकता का विकास। आध्यात्मिक कल्याण, आत्मबोध, आंतरिक शांति और जीवन के गहरे अर्थ की खोज। सर्वांगीण कल्याण का अर्थ केवल भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति के साथ संतुलित जीवन की प्राप्ति है। शारीरिक सुखा क्या पाओगे और क्या खोगे। जो पाओगे ढेर सारी उपभोक्ता वस्तुएं, धन और संपत्ति, भौतिक कल्याण।
जो खो गए। सर्वांगीण कल्याण केवल भौतिकता पर केंद्रित जीवन से मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। सामाजिकता आत्मकेंद्रित जीवन शैली समाज से अलगाव की ओर ले जाती है। इंसानियत, स्वार्थ और भौतिक लालसा मानवीय मूल्यों को क्षीण कर देती है। समय शारीरिक सुखों की अनंत इच्छाओं की पूर्ति कभी समाप्त नहीं होती, जिससे जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ होता है। प्रगाढ़ संबंध सच्चे और गहरे संबंधों के लिए समय चाहिए, जो भौतिक सुखों की दौड़ में खो जाता है। नैतिकता जब लालसा बढ़ती है तो सही गलत की समझ कमजोर पड़ने लगती है। संवेदनशीलता और बौद्धिकता धन की लत व्यक्ति को असंवेदनशील बना देती है, जिससे बौद्धिक और भावनात्मक संवेदनाएं कुंद हो जाती है। शारीरिक सुखों की असीमित खोज व्यक्ति को क्षणिक संतुष्टि देती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से वो जीवन की गहरी और मूल्यवान अनुभूतियों से वंचित कर देती है। वैश्विक संदर्भ में सुखवाद की नैतिकता सुखवाद की नैतिकता न केवल व्यक्तिगत बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी सहायक हो सकती है। इससे विश्व स्तर पर मौजूद दुविधाएं और संकटों को हल करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। प्रमुख वैश्विक समस्याएं आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट, यौन हिंसा। सुखवाद की नैतिकता से यौन हिंसा का समाधान परिष्कृत सुखवादी नैतिकता वाले व्यक्ति में संवेदनशीलता, करुणा और समानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को महसूस करने लगता है, तो हिंसा और उत्पीड़न की मानसिकता कमजोर पड़ जाती है। नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास होने से हिंसा के मनोविज्ञान पर अंकुश लगता है। सुखवाद की नैतिकता से वैश्विक स्तर पर करुणा और समानुभूति का प्रसार होगा, जिससे हिंसा, आतंकवाद और पर्यावरणीय संकट जैसी समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो सकता है। मानसिक सुख को जीवन का लक्ष्य मानने वाला व्यक्ति उपभोग की लालसा कम होती है, जिससे अनावश्यक भौतिक संसाधनों की मांग घटती है। अच्छे जीवन की अवधारणा में शारीरिक सुखों के साथ मानसिक सुखों को भी प्राथमिकता मिलने से पर्यावरण का दोहन सीमित होता है। अच्छा जीवन इक्वार सीमित शारीरिक सुख, विविध मानसिक सुख संसाधनों की मांग नियंत्रित होने से सतत विकास को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। लेक्चर 27 स्वार्थवाद भाग 3 सुखवाद और नैतिकता का अनुप्रयोग। मैं नैतिक क्यों बनूं? नैतिकता की प्रेरणा कहाँ से आएगी? नैतिकता का सीधा संबंध मानसिक सुख, सर्वांगीण कल्याण और एक अच्छे जीवन की व्यापक संकल्पना से है। ये न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक भलाई के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य की भलाई और नैतिक समस्याओं का समाधान। नैतिकता के अभाव में इंसानियत कम होती जा रही है। चरित्र की गिरावट, हिंसा, लालच और स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। इन समस्याओं का समाधान नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने और मानसिक सुख को प्राथमिकता देने में निहित है। दुनिया की भलाई और वैश्विक समस्याओं का समाधान यदि नैतिकता को अपनाया जाए तो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज और विश्व भी कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। नैतिकता का पालन वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मानव की भलाई और नैतिक समस्याओं का समाधान उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मानव से जुड़ी नैतिक समस्याएं गहराती जा रही हैं। चरित्र से की गिरावट, संवेदनशीलता की कमी और संकीर्ण स्वार्थवादी मानसिकता के बढ़ते प्रभाव ने समाज को अनेक बुराइयों की ओर धकेल दिया है। मुख्य नैतिक समस्याएं मानवीय संवेदनशीलता की कमी, संकीर्ण स्वार्थवादी नैतिकता का विकास, भ्रष्टाचार, यौन हिंसा, शोषण और उपभोक्तावाद का बढ़ता प्रभाव। इन समस्याओं का समाधान नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने और एक संवेदनशील, ईमानदार एवं सामूहिक हित को प्राथमिकता देने वाले समाज के निर्माण में निहित है। नैतिक समस्याओं का समाधान और मानसिक सुख। यदि मनुष्य की चेतना में संवेदनशीलता बढ़ा दी जाए, तो समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना संभव है। इसके लिए मानव में हिंसा और शोषण की प्रवृत्ति को रोका जाए, सामुदायिकता की भावना विकसित की जाए, समानता और न्याय जैसे मूल्यों में आस्था पैदा हो, दूसरों की पीड़ा को समझने और सहानुभूति रखने की क्षमता विकसित हो।
इन कारकों के प्रभाव से नैतिक समस्याओं का समाधान संभव हो जाएगा। अंततः ये सभी प्रयास मानव को मानसिक सुख और संपूर्ण कल्याण की ओर ले जाएंगे। मानसिक सुख और चेतना का परिष्करण। मानसिक सुख को भोगने के लिए कला, साहित्य, संगीत और विमर्श की गहरी समझ विकसित करनी होगी। यह मनुष्य की चेतना में बदलाव लाता है और उसका परिष्करण करता है। इसके परिणाम स्वरूप संवेदनशीलता, बौद्धिकता और सामुदायिकता जैसी मूल्यवान प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। जब चेतना इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है, तो व्यक्ति और समाज दोनों का नैतिक उत्थान संभव हो जाता है। परिष्कृत सुखवाद और नैतिकता का संस्थागत प्रभाव। परिष्कृत सुखवाद केवल व्यक्तिगत मानसिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और संस्थाओं में नैतिकता को स्थापित करने का आधार भी बन सकता है। संस्था में नैतिकता और समस्याओं का समाधान। परिष्कृत सुखवाद व्यक्ति में कर्तव्य की चेतना जागृत करता है, जिससे संस्थानों में नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। संस्थागत नैतिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। व्यक्ति अपने पद का निजी हित में दुरुपयोग करने के बजाय जनहित और लोकहित में प्रयोग करता है। संस्था की आचार संहिता का पालन सुनिश्चित होता है, जिससे अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं कम होती हैं। परिष्कृत सुख और चेतना में बदलाव। मानसिक सुख या परिष्कृत सुख चेतना में गहरा परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन तब संभव है जब कला, साहित्य, संगीत, दर्शन और सिनेमा जैसी विधाओं की समझ विकसित की जाए। व्यक्ति केवल पेय के और उपभोग के पीछे न भागे, बल्कि शारीरिक सुखों को संयमित करे। समाज में सामुदायिकता का भाव बढ़े और स्वार्थवाद व उपभोक्तावाद पर नियंत्रण रखा जाए। कर्तव्य की चेतना के लक्षण और आवश्यकताएं। कर्तव्य की चेतना विकसित करने के लिए निम्न गुण आवश्यक हैं। सामुदायिकता का भाव, स्वार्थवाद एवं उपभोक्तावाद पर नियंत्रण, बौद्धिकता और संवेदनशीलता, सेवा और सद्जीवन की व्यापक संकल्पना, स्वास्थ्य, उपभोक्तावाद, लालच और झूठ पर नियंत्रण। जब व्यक्ति परिष्कृत सुख को अपनाता है और अपनी चेतना का परिष्करण करता है, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन संतुलित होता है, बल्कि वो संस्थाओं में भी नैतिकता और अनुशासन स्थापित करने में योगदान देता है। इस समाज और संस्थाएं ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। सुखवाद की आलोचना। नैतिक सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर टिका है। यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को खारिज कर दिया जाए, तो नैतिक सुखवाद भी स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के खंडन के लिए दो प्रमुख आधार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद की अपराधों द्वारा खंडन। मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये मानता है कि सभी मनुष्य सदैव सुख की ही आकांक्षा करते हैं, लेकिन यदि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाएं जहां किसी ने सुख के स्थान पर किसी अन्य उच्च आदर्श को चुना, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सुख ही एकमात्र आकांक्षा नहीं है। उदाहरण: सुकरात सत्य के आदर्श को सुख से ऊपर रखा और विषपान कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने सुख का त्याग किया। भगत सिंह स्वतंत्रता के आदर्श के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कुछ लोग सुख से अधिक महत्वपूर्ण आदर्शों के लिए जीवन अर्पित कर सकते हैं। सुख के बजाय आदतों और लतों की प्राथमिकता। मनुष्य कई बार सुख के बजाय कुछ वस्तुओं की लत का शिकार हो जाते हैं, भले ही उससे उन्हें कोई वास्तविक सुख न मिले। उदाहरण: पैसे की लत, संपत्ति और सोने की लत। जमाखोरी करने वाले लोग जो उपभोग नहीं करते, केवल संग्रह करते रहते हैं। ये स्पष्ट करता है कि सभी मानवीय क्रियाएं केवल सुख प्राप्ति के लिए नहीं होती। सुखवाद और कर्तव्य की नैतिकता का टकराव। यदि सुखवाद को नैतिकता का आधार मान लिया जाए, तो वो कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता को समाप्त कर देगा, जिसमें कर्तव्य पालन के दौरान पीड़ा सहनी पड़ती है। उदाहरण: कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों का त्याग, वे मानसिक और शारीरिक कष्ट सहकर मरीजों की सेवा में लगे रहे। सेना के जवानों का संघर्ष,
वे अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। यदि सुख को ही नैतिकता का आधार मान लिया जाए तो इन महान कार्यों को अनैतिक ठहराना पड़ेगा, क्योंकि वे पीड़ा के साथ किए जाते हैं। सुख और पीड़ा का विरोधाभास। सुखवादी नैतिकता कहती है कि सुख नैतिक है और दुख अनैतिक। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक सुख अक्सर पीड़ा सहने के बाद ही प्राप्त होते हैं। यदि सुखवादी तर्क को स्वीकार किया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि अनैतिकता रूपी दुख ही नैतिकता से ही सुख को जन्म देता है। ये तर्क हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि तब हमें ये मानना होगा कि अनैतिकता नैतिकता को उत्पन्न करने का साधन है। सिज्विक की सुखवाद का विरोधाभास संकल्पना। विचारक सिज्विक ने सुखवादी नैतिकता का खंडन करते हुए सुखवाद का विरोधाभास नामक संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने सुखवादियों के इस तर्क को खारिज किया। इच्छा कोई कार्यापभोग, इच्छा तृप्ति, सुख। सिज्विक के अनुसार यदि हम सुख को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं तो हमें सुख कभी नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत दुख होता है। लेकिन यदि हम सुख की चिंता छोड़कर अपने कार्य में लीन हो जाएं, तो वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। उपयोगितावाद भाग। उपयोगितावाद की संकल्पना। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद के विभिन्न प्रकार। उपयोगितावाद की नैतिकता और उसके समर्थन में दिए जाने वाले तर्क। भाग 2। उपयोगितावाद का अनुप्रयोग। नीति निर्माण में उपयोगितावाद की भूमिका, समाज सुधार में इसका महत्व, दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान, संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता, भ्रष्टाचार रोकने में इसकी प्रभावशीलता। भाग 3। उपयोगितावाद की आलोचना एवं परीक्षण। प्रमुख आलोचनाएं और उनके तर्क की केस स्टडी के माध्यम से विश्लेषण। व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में इसकी प्रासंगिकता। उपयोगितावाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? उपयोगितावाद के अलावा अन्य परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकताएं कई महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं कर पाती हैं, जैसे स्वार्थवाद और सुखवाद की नैतिकता। ये स्पष्ट नहीं कर पाती कि यदि स्वार्थ और सुख नैतिक हैं और दो व्यक्तियों या दो वर्गों के स्वार्थ या सुख आपस में टकरा जाएं, तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी नैतिक दुविधा के समाधान के लिए उपयोगितावाद की आवश्यकता पड़ी। उपयोगितावाद और नैतिक दुविधा का समाधान। किसी कार्य, नीति या कानून की नैतिकता को लेकर एक दुविधा उत्पन्न होती है। यदि वो व्यक्ति या वर्ग ए के स्वार्थ की पूर्ति करता है और उनके सुख की मात्रा बढ़ाता है, तो ए के अनुसार वो नैतिक होगा। यदि वही कार्य व्यक्ति या वर्ग बी के हितों के विरुद्ध जाता है और उनके दुख की मात्रा बढ़ाता है, तो बी के अनुसार वो अनैतिक होगा। इस तरह की नैतिक दुविधाओं का समाधान स्वार्थवाद या सुखवाद से संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए परिणाम सापेक्षतावाद में उपयोगितावाद को एक प्रभावी नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। उपयोगितावाद की अवधारणा। उपयोगितावादी मानते हैं कि यदि सुख नैतिक है तो अधिक सुख अधिक नैतिक होगा। यदि एक व्यक्ति का सुख नैतिक है तो अधिकतम व्यक्तियों का सुख अधिकतम रूप से नैतिक होगा। इसलिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मापदंड है। नैतिकता का सार। अच्छा परिणाम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख संख्या प्लस मात्रा। नैतिकता का आधार। नैतिकता का विश्लेषण। यदि कोई कार्य ए वर्ग के लोगों को 10 व्यक्तियों के लिए 5 यूनिट सुख प्रदान करता है, बी वर्ग के लोगों को बी समेत 4 अन्य व्यक्तियों को 3 यूनिट दुख देता है, तो कुल सुख 10 टाइम्स 5 इक्वल 50 यूनिट, कुल दुख 5 टाइम्स 3 इक्वल 15 यूनिट। क्योंकि सुख की कुल मात्रा अधिक है और अधिक लोगों को लाभ हो रहा है, अतः उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ये कार्य नैतिक माना जाएगा। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद परिणाम सापेक्षतावाद नैतिकता का वो सिद्धांत है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को नैतिकता का सर्वोच्च मानदंड मानता है। उपयोगितावाद के प्रकार। 1। अच्छा परिणाम की पहचान के आधार पर उपयोगितावाद के प्रकार। उपयोगितावाद को इस प्रश्न के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है कि अच्छा परिणाम किससे निर्धारित होगा। कर्म संबंधी उपयोगितावाद।
प्रत्येक कार्य से पहले उसकी मात्रा एवं संख्या की गणना करनी होगी। नियम संबंधी उपयोगितावाद। उस नियम का अनुसरण करना होगा जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुखदायक हो। 2. अच्छा की परिभाषा के आधार पर उपयोगितावाद के प्रकार। उपयोगितावाद को ये निर्धारित करने के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया जाता है कि अच्छा क्या है। क. सुखमूलक उपयोगितावाद। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख नैतिकता का आधार है। स्थूल सुख मूलक उपयोगितावाद। जर्मी बेथम के अनुसार नैतिकता का निर्धारण सुख की मात्रा के आधार पर होता है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम मात्रा में सुख मिले, यही नैतिकता है। परिष्कृत सुखमूलक उपयोगितावाद। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नैतिकता केवल सुख की मात्रा से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता से भी निर्धारित होती है। उच्च स्तरीय और बौद्धिक सुख को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खा. आदर्श मूलक उपयोगितावाद। इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता केवल सुख प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, साहस और अन्य उच्च आदर्शों की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा में महत्तम लोगों का अधिकतम लाभ और आदर्श की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है। इसे रैशनल उपयोगितावाद भी कहा जाता है। अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग, केस स्टडी, हथकाने में दुविधा का समाधान। यदि दुविधा को उपयोगितावादी नैतिकता के आधार पर हल करना हो तो पहले सभी संभावित विकल्पों को सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर प्रत्येक विकल्प के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से कितने लोगों को सुख प्राप्त होगा, इसकी तालिका तैयार की जाएगी। अंत में जिस विकल्प की गणना तालिका का कुल मान सर्वाधिक होगी, वही नैतिक रूप से उचित माना जाएगा। उदाहरण विकल्प: गरीब बच्चों को उन किताबों की फोटोकॉपी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पुस्तक का कोई भी भाग लेखक या प्रकाशक की अनुमति के बिना पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सकता। विकल्प 2: भले ही गरीब बच्चे मूल पुस्तक न खरीद सकें, फिर भी उन्हें उसकी फोटोकॉपी करवाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से समस्या का समाधान। इस दुविधा को हल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रत्येक विकल्प के तहत संभावित हितधारकों की पहचान की जाएगी। इन हितधारकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण किया जाएगा। उपयोगितावादी गणना के आधार पर जिस विकल्प से अधिकतम लोगों को अधिकतम दीर्घकालिक सुख प्राप्त होगा, वही नैतिक रूप से उचित माना जाएगा। हितधारकों की सूची: गरीब बच्चे, उनके माता-पिता, समाज, स्कूल, लेखक, प्रकाशक, राव्य। यदि गरीब बच्चों को किताबों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाती है, विकल्प 1, तो अल्पकालिक रूप से गरीब बच्चों, उनके माता-पिता और समाज को लाभ होगा। हालांकि दीर्घकालिक रूप से लेखक, प्रकाशक और राज्य को नुकसान होगा, जिससे ज्ञान और शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि फोटोकॉपी की अनुमति नहीं दी जाती, विकल्प 2, तो गरीब बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, लेकिन दीर्घकालिक रूप से शिक्षा प्रणाली और बौद्धिक संपदा का संरक्षण होगा। उपयोगितावादी गणना के आधार पर विकल्प 2 का लाभ दीर्घकाल में अधिक व्यापक है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उपयोगितावादी नैतिकता का दूसरा अनुप्रयोग, संस्थागत बेहतरी में यदि किसी संस्था का संबंध लोक प्रशासन से हो, तो उसकी प्रमुख समस्याओं में से एक लोक प्रशासकों द्वारा पद के दुरुपयोग की समस्या होती है। हमें ये समझना होगा कि उपयोगितावादी नैतिकता कैसे इस समस्या को हल कर सकती है। पद के दुरुपयोग के कारण और स्रोता: लोक प्रशासक प्रायः विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात वे अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। इससे कई बार मनमाने निर्णय लिए जाते हैं, जिससे भाई भतीजावाद और परिचितों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये लोक प्रशासन में पद के दुरुपयोग का एक प्रमुख कारण बनता है। उपयोगितावादी समाधान: यदि लोक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया को उपयोगितावादी नैतिकता से जोड़ा जाए, तो निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। पारदर्शिता: प्रत्येक निर्णय के लिए ये स्पष्ट किया जाए कि कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध थे। निष्पक्षता: ये आकलन किया जाए कि प्रत्येक विकल्प से कितने लोगों को कितना लाभ या हानि होगी। वस्तुनिष्ठता: निर्णय ऐसा हो जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो।
जब लोक प्रशासक अपने निर्णयों में इन तत्वों को अपनाएंगे तो उनके निर्णय अधिक निष्पक्ष और तर्कसंगत होंगे, जिससे पद के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी। इस प्रकार उपयोगितावादी नैतिकता संस्थागत सुधार में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।